नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का सोनू स्टडी क्लासेस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज मैं आपसे लोगों को एनसीईआरटी बुक क्लास 11 भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास चैप्टर 10 भारत और उसके पड़ोसी देशों के तुलनात्मक विकास अनुभव पर प्रश्न उत्तर मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा। प्रश्न नंबर 1, क्षेत्रीय और आर्थिक समूहों के बनने के कारण दीजिए। उत्तर, पिछले लगभग 2 दशकों से वैश्वीकरण ने विश्व के प्राय सभी देशों में 3 आर्थिक परिवर्तन किए हैं। इन परिवर्तनों में कुछ अल्पकालिक तो कुछ दीर्घकालिक प्रभाव भी हैं। भारत की कोई अपवाद नहीं है। अतः विश्व के सभी राष्ट्र अपनी अर्थव्यवस्थाओं को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मजबूत करने के लिए अनेक उपाय रहे हैं। इस उद्देश्य की प्राप्ति में उन्हें क्षेत्रीय एवं आर्थिक समूह बनाना सहायक प्रतीत होता है। प्रश्न नंबर 2, वह विभिन्न साधन कौन से हैं जिनकी सहायता से देश अपनी घरेलू व्यवस्थाओं को मजबूत बनाने का प्रयत्न कर रहे हैं। उत्तर, निम्नलिखित संसाधनों के द्वारा देश अपनी घरेलू व्यवस्था को मजबूत बनाने का प्रयत्न कर रहे हैं। क, राष्ट्र विभिन्न प्रकार का क्षेत्रीय एवं आर्थिक समूहों जैसे आसियान, सार्क, G8, G20, ब्रिक्स आदि बना रहे हैं। ख, राष्ट्र आर्थिक सुधार लागू कर रहे हैं और इस तत्व अन्य देशों के लिए अपने देश की अर्थव्यवस्था को खोल रहे हैं। ग, विभिन्न राष्ट्र इस बात के लिए काफ़ी उत्सुकता दिखा रहे हैं कि वह अपने पड़ोसी राष्ट्रों द्वारा अपनाई गई विकासात्मक प्रक्रियाओं को समझने की कोशिश करें। इससे उन्हें अपने पड़ोसी देशों की शक्तियों एवं कमजोरियों को बेहतर ढंग से समझने में मदद मिलेगी। प्रश्न नंबर 3, वे समान विकासात्मक नीतियां कौन सी हैं जिसका भारत और पाकिस्तान ने अपने अपने विकासात्मक पथ के लिए पालन किया है। उत्तर, भारत और पाकिस्तान के विकासात्मक पथ की समानताओं को साक्षर सारांश रूप में नीचे दिया गया है। क, दोनों ने अपने विकास की ओर यात्रा 1947 में एक साथ मिलती जुलती समस्याओं जैसे विभाजन की समस्या और शरणार्थियों को पुनर्वासित करने की समस्या आदि के साथ शुरू किया। भारत ने अपनी प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 में उद्घोषित की, जबकि पाकिस्तान ने 1956 में अपनी मध्यकालीन योजना की उद्घोषणा की। ख, दोनों ने विकास के लिए मिश्रित अर्थव्यवस्था प्रणाली को अपनाया। दोनों अर्थव्यवस्थाओं में सार्वजनिक और नीति का सह-अस्तित्व रहा। ग, दोनों ही देशों ने सार्वजनिक क्षेत्र को अधिक महत्व दिया। दोनों ही देशों ने एक बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र बनाया और सामाजिक विकास के लिए सार्वजनिक व्यय को बढ़ाया। घ, दोनों ही देशों ने लगभग समान समय पर आर्थिक सुधार लागू किया। पाकिस्तान ने आर्थिक सुधार 1988 में और भारत ने 1991 में लागू किया। अंग, दोनों ही देशों ने आर्थिक सुधार इच्छा से नहीं, दबाव के कारण शुरू किया। प्रश्न नंबर 4, 1958 में प्रारंभ की गई चीन के गेट लीप फॉरवर्ड अभियान की व्याख्या कीजिए। उत्तर, 1998 में चीन द्वारा गेट लीप फॉरवर्ड नामक अभियान शुरू किया गया था, जिसका उद्देश्य बड़े पैमाने पर देश का औद्योगिकीकरण करना था। क, गेट लीप फॉरवर्ड का उद्देश्य कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था को तीव्र औद्योगिकीकरण के द्वारा एक आधुनिक अर्थव्यवस्था में परिवर्तित करना था। ख, इस कार्यक्रम के अंतर्गत लोगों को अपने घर के पास उद्योग शुरू करने की प्रेरणा दी गई। ग, इस कार्यक्रम के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में कम्यून पद्धति शुरू की गई। कम्यून पद्धति के अनुसार लोग सामूहिक रूप से खेती करते थे। 1998 से 98 में 26,000 कम्यून थे, जिनमें समस्त कृषक शामिल थे। घ, GLF अभियान में काफ़ी समस्याएं आईं जब भयंकर सूखे ने चीन में तबाही मचा दी, जिसमें लगभग 30 मिलियन लोग मारे गए। प्रश्न नंबर 5, चीन की तीव्र औद्योगिक समृद्धि 1978 में उसके सुधारों के आधार पर हुई थी। क्या आप इस कथन से सहमत हैं? स्पष्ट कीजिए। उत्तर, हाँ, हम इस कथन से सहमत हैं कि चीन की तीव्र औद्योगिक समृद्धि 1978 में उसके सुधारों के आधार पर हुई थी। क, चीन के सुधार चरणों
में लागू किए गए सबसे पहले कृषि विदेशी व्यापार और निवेश क्षेत्र को में सुधार किए गए। कृषि क्षेत्र में कम्यून भूमि और छोटे छोटे भूखंडों में बांट दिया गया, जिसे अलग अलग परिवारों में आवंटित किया गया। फिर इस सुधारों को औद्योगिक क्षेत्र तक फैलाया गया। निजी फर्मों को विनिर्माण इकाइयां लगाने की अनुमति दे दी गई। स्थानीय लोगों को और सहकारियों को भी उत्पादन की अनुमति दे दी गई। इस अवस्था में सार्वजनिक क्षेत्र अथवा राज्य के उद्यमों को प्रतिष्ठा का सामना करना पड़ा। इससे दोहरी कीमत निर्धारण पद्धति लागू करनी पड़ी। इसका अर्थ यह है कि कीमत का निर्धारण दो प्रकार से किया जाता है। किसानों और औद्योगिक इकाइयों से यह अपेक्षा की जाती है कि वह सरकार द्वारा निर्धारित की गई कीमतों के आधार पर आगते एवं निर्गतों की निर्धारित मात्राएं खरीदेंगे और बेचेंगे, और शेष वस्तुएं बाजार कीमतों पर खरीदी और बेची जाती है। विदेशी निवेशकों को आकर्षित करने के लिए विशेष आर्थिक क्षेत्र SEZ स्थापित किए गए। प्रश्न नंबर 6, पाकिस्तान द्वारा अपने आर्थिक विकास के लिए किए गए विकासात्मक पहलों का उल्लेख कीजिए। उत्तर, पाकिस्तान द्वारा अपने आर्थिक विकास के लिए किए गए विकासात्मक पहलों को नीचे सारा अंश रूप में दिया गया है। पाकिस्तान में सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र को के सह-अस्तित्व वाली मिश्रित अर्थव्यवस्था मॉडल का अनुसरण किया गया। 1950 और 1960 के दशकों के अंत में पाकिस्तान के अनेक प्रकार के नियंत्रित नीतियों का प्रारूप लागू किया गया। उक्त नीति में उपभोक्ता वस्तुओं के विनिर्माण के लिए प्रशुल्क प्रसंस्करण करना तथा प्रतिस्पर्धी आयातों पर प्रत्यक्ष आयात नियंत्रण शामिल है। हरित क्रांति के आने से यंत्रीकरण का युग शुरू हुआ और चुनिंदा क्षेत्रों की आधारिक संरचना में सरकारी निवेश में वृद्धि हुई, जिसके फलस्वरूप खाद्यान्नों के उत्पादन में भी अंत तक वृद्धि हुई। 1970 के दशक में पूंजीगत वस्तुओं के उद्योगों का राष्ट्रीयकरण हुआ। 1970 और 1980 के दशकों में अंत में अंतर्राष्ट्रीयकरण पर जोर दिया गया तथा निजी क्षेत्र को प्रोत्साहित किया जा रहा था। इस अवधि के दौरान पाकिस्तान को पश्चिमी राष्ट्रों से भी वित्तीय सहायता प्राप्त हुई और मध्य पूर्व देशों को जाने वाले प्रवासियों को निरंतर पैसा मिला। 1988 में देश में सुधार शुरू किया गया। प्रश्न नंबर 7, चीन में एक संतान नीति का महत्वपूर्ण निहितार्थ क्या है? उत्तर, चीन में एक संतान नीति का महत्वपूर्ण निहितार्थ नीचे दिया गया है। चीन में एक संतान नीति ने सफलतापूर्वक जनसंख्या वृद्धि दर को कम किया है। कुछ दशकों के बाद चीन में युवा लोगों की तुलना में बुजुर्गों लोगों का अनुपात बढ़ जाएगा। इससे चीन कम कार्यकर्ताओं के साथ अधिक लोगों को सामाजिक सुरक्षा लाभ देने पर मजबूर होगा। प्रश्न नंबर 8, चीन, पाकिस्तान और भारत के मुख्य जनांकीय संकेतकों का उल्लेख कीजिए। उत्तर, चीन द्वारा एक संतान नीति 1979 से अपनाए जाने के फलस्वरूप जनसंख्या वृद्धि दर 1979 में 1.33% से 2005 में 0.64 तक कम हो गया है। नंबर 1, जनसंख्या समृद्धि दर देश जनसंख्या वृद्धि दर चीन 0.64, भारत 1.33, उत्तर, पाकिस्तान 2.5। नंबर 2, निम्न जनसंख्या घनत्व देश जनसंख्या घनत्व चीन 138, भारत 358, पाकिस्तान 193। नंबर 3, शहरीकरण जनसंख्या का प्रतिशत चीन 36%, भारत 28%, पाकिस्तान 34%। नंबर 4, लिंग अनुपात देश प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाएं चीन 937, भारत 933, पाकिस्तान 922। प्रश्न नंबर 9, मानव विकास के विभिन्न संकेतकों का उल्लेख कीजिए। उत्तर, मानव विकास के विभिन्न संकेतक इस प्रकार हैं। मानव विकास सूचकांक, इसका मूल्य जितना कम हो प्रदर्शन उतना बेहतर माना जाता है। तथा इसके विपरीत जन्म के समय जीवन प्रत्याशा, इसका उच्च मान बेहतर प्रदर्शन दर्शाता है। और इसके विपरीत पूर्ण साक्षरता दर, इसका उच्च मान बेहतर प्रदर्शन दर्शाता है। तथा इसके विपरीत सकल राष्ट्रीय आय प्रति व्यक्ति,
इसका उच्च मान बेहतर प्रदर्शन दर्शाता है तथा इसके विपरीत अंग निर्धनता रेखा के नीचे खरीबी एवं एक निम्न स्तर बेहतर प्रदर्शन दर्शाता है तथा इसके विपरीत शिशु मृत्यु दर एक निम्न स्तर बेहतर प्रदर्शन दर्शाता है तथा इसके विपरीत मातृ मृत्यु दर एवं निम्न स्तर बेहतर प्रदर्शन दर्शाता है तथा इसके विपरीत उत्तम जल तथा धारणीय पहुंच वाली जनसंख्या प्रतिशत एक उच्च स्तर बेहतर प्रदर्शन दर्शाता है तथा इसके विपरीत उत्तम स्वच्छता तक धारणीय पहुंच वाली जनसंख्या प्रतिशत एक उच्च स्तर बेहतर प्रदर्शन दर्शाता है तथा इसके विपरीत नगरों में रहने वाली जनसंख्या इसका उच्च स्तर बेहतर प्रदर्शन दर्शाता है। निर्धनता अनुपात इसका निम्न स्तर बेहतर प्रदर्शन दर्शाता है इसके विपरीत। प्रश्न नंबर 10, स्वतंत्रता संकेतों की परिभाषा दीजिए। स्वतंत्रता संकेतों के कुछ उदाहरण दीजिए। उत्तर, यह सामाजिक और आर्थिक निर्णय लेने में जनसांख्यिकीय भागीदारी का एक सूचक है। इसके उदाहरण इस प्रकार हैं। क, सामाजिक और राजनीतिक निर्णय प्रक्रिया में लोकतांत्रिक भागीदारी। ख, नागरिकों के अधिकारों की संवैधानिक संरक्षण की सीमा। ग, न्यायपालिका की स्वतंत्रता के लिए संवैधानिक संरक्षण की सीमा या न्यायपालिका की स्वतंत्रता को संरक्षण देने के लिए संवैधानिक सीमा। प्रश्न नंबर 11, उन विभिन्न कारकों का मूल्यांकन कीजिए जिसके आधार पर चीन ने आर्थिक विकास में तीव्र आर्थिक विकास हुई। उत्तर, क, GLF अभियान 1958 में 58 में एक ग्रेट लीप फॉरवर्ड अभियान शुरू किया गया जिसका उद्देश्य बड़े पैमाने पर देश का औद्योगिकीकरण करना था। इसके अंतर्गत लोगों को अपने घर के पास उद्योग लगाने के लिए प्रेरित किया गया। 1958 में 26,000 कम्यून थे जिनमें प्राय समस्त कृषक शामिल थे। ख, महान सर्वहारा सांस्कृतिक क्रांति 1965 में माओ ने महान सर्वहारा सांस्कृतिक क्रांति का आरंभ किया। 1966 से 1976 छात्रों और विशेषज्ञों को ग्रामीण क्षेत्रों में काम करने और अध्ययन करने के लिए भेजा गया। ग, 1978 के आर्थिक सुधार संपत्ति चीन में जो तेज औद्योगिक समृद्धि हो रही है इसके जड़ें 1978 में लागू किया गया। सुधारों में खोजी जा सकती है। प्रारंभिक चरण में कृषि, विदेशी व्यापार और निवेश क्षेत्र में सुधार किए गए। बाद के चरण में औद्योगिक क्षेत्र में सुधार आरंभ किए गए। घ, दोहरी कीमत प्रणाली सुधार प्रक्रिया में दोहरी कीमत निर्धारण प्रणाली लागू की गई। इसके अतिरिक्त विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित किए गए। प्रश्न नंबर 12, भारत, चीन और पाकिस्तान की अर्थव्यवस्थाओं से संबंधित विशेषताओं को 3 शीर्षकों के अंतर्गत समूहित कीजिए। एक, संतान का नियम, निम्न प्रजनन दर, नागरिकरण का उच्च स्तर, मिश्रित अर्थव्यवस्था, अति उच्च प्रजनन दर, भारी जनसंख्या, जनसंख्या का अत्यधिक घनत्व, विनिर्माण क्षेत्र के कारण समृद्धि, सेवा क्षेत्र के कारण समृद्धि। नंबर 1, चीन, एक संतान का नियम, निम्न प्रजनन दर, नगरीकरण का उच्च स्तर, भारी जनसंख्या, विनिर्माण क्षेत्र के कारण समृद्धि। नंबर 2, पाकिस्तान, नगरीकरण का उच्च स्तर, मिश्रित अर्थव्यवस्था, अति उच्च प्रजनन दर, भारी जनसंख्या, जनसंख्या का अत्यधिक घनत्व, सेवा क्षेत्र के कारण समृद्धि। नंबर 3, भारत, मिश्रित अर्थव्यवस्था, भारी जनसंख्या, जनसंख्या का अत्यधिक घनत्व, सेवा क्षेत्र के कारण समृद्धि। प्रश्न नंबर 13, पाकिस्तान में धीमी समृद्धि तथा पुनः निर्धनता के कारण बताइए। उत्तर, पाकिस्तान में धीमी समृद्धि तथा निर्धनता के निम्नलिखित कारण बताइए। क, कृषि समृद्धि और खाद्य पूर्ति तकनीकी परिवर्तन संस्थागत प्रक्रिया पर आधारित न होकर अच्छी फसल पर आधारित था। जब फसल अच्छी नहीं होती तो आर्थिक संकेतक नकारात्मक प्रवृत्तियां दर्शाते थे। ख, पाकिस्तान में अधिकांश विदेशी मुद्रा मध्य पूर्व में काम करने वाले पाकिस्तानी श्रमिकों की आय पोषण तथा अति आश्रित्व कृषि उत्पादों के निर्यातों से प्राप्त होती है। ग, विदेशी ऋणों पर निर्भर रहने की प्रवृत्ति बढ़ रही थी तो दूसरी ओर पुराने ऋणों को चुराने में कठिनाई बढ़ती जा रही थी। प्रश्न नंबर 14, कुछ विशेष मानव विकास संकेतकों के संदर्भ में भारत, चीन और पाकिस्तान के विकास की तुलना कीजिए और इसका विस्मय
बताइए उत्तर। नीचे एक तालिका दी गई है जो भारत, पाकिस्तान और चीन के मानव विकास संकेतकों का एक तुलनात्मक अध्ययन कर रही है। चित्र आप देख लीजिए। मध्य भारत, चीन, पाकिस्तान। मानव विकास सूचक मान 0.755, 0.602, 0.527। पद 85, 127, 1.35। जन्म के समय जीवन प्रत्याशा वर्षों में 71.6, 63.3, 63.0। पूर्ण साक्षरता दरें 15 वर्ष और अधिक आयु 90.9, 61.0, 48.7। प्रति व्यक्ति जीडीपी पीपीपी अमेरिकी डॉलर 5.003, 2.892, 2.097। निर्धनता रेखा से नीचे लोग प्रतिशत 16.6, 34.7, 13.4। शिशु मृत्यु दर प्रति 1000 जिंदा जन्म 30, 63, 81। मातृत्व मृत्यु दर प्रति 1 लाख जन्म 56, 540, 500। उत्तम स्वच्छता तक धारणीय पहुंच वाली जनसंख्या प्रतिशत 44, 30, 54। उत्तम जल स्रोतों तक धारणीय पहुंच वाली जनसंख्या प्रतिशत 77%, 86%, 90। अल्प पोषित जनसंख्या कुल का प्रतिशत 1.1, 21, 20। उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि चीन भारत और पाकिस्तान से अनेक संकेतकों में अग्रणी है। पाकिस्तान भारत की तुलना में शहरीकरण, पेय स्वच्छ जल की धारणीय पहुंच तथा निर्धनता रेखा में अग्रणी है। प्रश्न नंबर 15। पिछले 2 दशकों में चीन और भारत में देखी गई समृद्धि दरों की प्रवृत्तियों पर टिप्पणी कीजिए। उत्तर। पिछले 2 दशकों में चीन और भारत की समृद्धि दरें नीचे दी गई हैं। 1980 से 2003 में सकल घरेलू उत्पाद की समृद्धि दर। देश 1980 से 1990, 1990 से 2003। चीन 10.3, 9.7। भारत 5.7, 5.8। क चीन का सकल घरेलू उत्पादन US डॉलर क 7.2 ट्रिलियन के साथ विश्व के दूसरे स्थान पर है। भारत का सकल घरेलू उत्पादन डॉलर 3.3 ट्रिलियन था। ख चीन की समृद्धि दर 10.3% की दर पर दोहरे अंकों में थी, जबकि भारत के लिए यह आंकड़े 5.7% थी। प्रश्न नंबर 16। निम्नलिखित रिक्त स्थानों को भरिए। क 1956 में डैश में प्रथम पंचवर्षीय योजना शुरू की थी। पाकिस्तान, चीन। ख मात्र मृत्यु दर डैश में अधिक है। चीन, पाकिस्तान। ग निर्धनता रेखा से नीचे रहने वाले लोगों का अनुपात डैश से अधिक है। भारत, पाकिस्तान। घ डैश में अधिक आर्थिक सुधार 1978 में शुरू किए गए थे। चीन, पाकिस्तान। उत्तर क पाकिस्तान, ख पाकिस्तान, ग भारत, घ चीन। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।